सो हाय एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है फीचर ऑफ गुड जेनेटिक मटेरियल। ओके, तो यहाँ पर हम ये देखने वाले हैं लाइक अच्छा जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, उसके क्या फीचर्स होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल जो टॉपिक दे रखा था, उसके अंदर 3 एक्सपेरिमेंट थे। तीनों के तीनों मैंने फिनिश कर लिए हैं और तीनों के तीनों आपको बहुत अच्छे से समझाए हैं। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ ने क्या कहा था, समथिंग इज देयर विच इज ट्रांसफॉर्मिंग आर इनटू एस। उसी समथिंग को ग्रिफिथ ने कह दिया था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। उसके बाद है एवरी मैककार्टी एंड मैक्लियोड, उन्होंने कहा डीएनए इटसेल्फ इज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, उन्होंने डीएनए को ही ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कह दिया। फिर उसके बाद है हर्शी एंड चेज, इन्होंने तो अनइक्विवोकली बिना किसी डाउट के चीज क्लियर कर दी थी दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। इन्होंने हमारे डीएनए को पूरी तरीके से क्लियर कर दिया था कि ये जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि ग्रिफिथ और जब एवरी मैककार्टी मैक्लियोड काम कर रहे थे उनके टाइम पर ये चीज पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पाई थी और बहुत से डाउट्स थे इस चीज को लेकर, लेकिन हर्शी एंड चेज ने पूरी तरीके से ये चीज क्लियर कर दी कि डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, लाइक जब हमें ये चीज पता चल गई कि हमारा डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, तो अब एक क्वेश्चन आता है दिमाग में कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल क्यों है। क्योंकि हमें मालूम है अगर ये हमारे पास ऐसे एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा, जेनेटिक मटेरियल के अराउंड कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं, यहाँ पर आरएनए भी प्रेजेंट होते हैं। तो प्रोटीन, आरएनए, डीएनए में से सिर्फ और सिर्फ नेचर ने डीएनए को ही क्यों चुना। आरएनए भी तो जेनेटिक मटेरियल हो सकता था या फिर प्रोटीन भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता था। तो यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं, लाइक मेनली इस तरीके से देखेंगे डीएनए वर्सेस आरएनए वर्सेस प्रोटीन। तो इन तीनों के बीच में कंपैरिजन देखेंगे और देखते हैं किस तरीके से हमारा जो है डीएनए हर चीज में जीतने वाला है, क्योंकि डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, प्रोटीन और आरएनए नहीं होता है। ओके, तो आइए देखते हैं फीचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, और काफी ज्यादा इजी सा है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। 4 पॉइंट तो जो दे रखे हैं पहले मैंने यहाँ पर लिखे हैं, फिर इनको एक एक करके बारी बारी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं फर्स्ट पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा, फिर उसके बाद फिर से नोट डाउन करके जो 3 पॉइंट रह जाएंगे उनको आपको बताऊंगा। आई होप आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आने वाली हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट की तरफ। आइए देख लेते हैं फीचर ऑफ गुड जेनेटिक मटेरियल। यहाँ पर मेंशन कर रखा है लाइक आफ्टर हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट इट वाज प्रूवन दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए, ये चीज क्लियर हो चुकी थी, बट यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस भी दे रखे हैं एनसीईआरटी के अंदर, आप याद रखें। डायरेक्ट एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा जा सकता है। टीएमबी एंड क्यूबी जो बैक्टीरियोफाज होता है उसमें आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल होता है, ना कि डीएनए। ओके, बाकी हर चीज में क्या होता है, डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल काम करता है। अभी क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है व्हाई डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। तो यहाँ पर हम मेनली क्या करने वाले हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन की जो प्रॉपर्टीज होंगी, इनकी एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज को कंपेयर करेंगे और फिर देखते हैं कौन जीतने वाला है। जो जीत जाएगा वही जेनेटिक मटेरियल बन जाएगा एंड में। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर जो 4 फीचर्स दे रखे हैं मैं आपको बता दूं कौन कौन से 4 फीचर्स होना चाहिए एक अच्छा जेनेटिक मटेरियल होने के लिए। तो सबसे पहले इट इज एबल टू मेक रेप्लिका। रेप्लिका तो फॉर्म करेगा, लाइक हमारी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का होती है जेनेटिक मटेरियल में स्टोर होती है। पेरेंट से जो पॉजिटिव में इन्फॉर्मेशन आई वो जेनेटिक मटेरियल में स्टोर होगी। अगर जेनेटिक मटेरियल कॉपी नहीं कर पाएगा, लाइक डॉटर सेल्स में नहीं जा पाएगा, तो नेक्स्ट जनरेशन में कैसे पहुंचेगा। इसलिए रेप्लिका फॉर्म करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके बिना तो हम कंसिडर ही नहीं कर सकते जेनेटिक मटेरियल का होना। ये हमारा शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल। ओके, क्योंकि हमें मालूम जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है अगर केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल नहीं होगा, लाइक हमें अपनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन उसके अंदर रखना है, अगर वो स्टेबल नहीं होगा, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में अल्टरेशन हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, तो अंडरगो स्लो म्यूटेशन, म्यूटेशन में स्लो जाना चाहिए। लाइक जो हमारा आरएनए होता है, अभी मैं आपको बताऊंगा आरएनए कितनी तेजी से म्यूटेट करता है। आपने देखा था कोविड के केस में नए नए वेरिएंट आ रहे थे, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है, क्योंकि उसमें हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर है, तो बार बार उसमें चेंजेस होना सेफ नहीं है उसके लिए, हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के लिए। जिससे क्या होता है, हमने एवोल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ा था, जो स्लो म्यूटेशन होती है वही एवोल्यूशन को कॉज करता है, जिससे क्या बेनिफिशियल जो कैरेक्टर्स होते हैं वो आगे बढ़ते चले जाएं। ओके, जिससे कि क्या होगा, सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं स्पीशीज के। और इट इज एबल टू एक्सप्रेस इन द मेंडेलियन पैटर्न, हमेशा क्या होगा, प्रोटीन के फॉर्म में एक्सप्रेस करेगा, क्योंकि मेंडल ने कहा था लाइक कोई भी कैरेक्टर या फिर ट्रेट एक्सप्रेस करता है ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। अब ये यहाँ पर जो 4 पॉइंट दे रखे हैं हम बहुत अच्छे से इजीली समझने वाले हैं। सबसे पहला जो पॉइंट दे रखा है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इट इज एबल टू मेक रेप्लिका। रेप्लिका तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि रेप्लिका अगर नहीं बनाते हैं तो हम पेरेंट के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो नेक्स्ट जनरेशन में पहुंच ही नहीं सकती। तो हम देखेंगे डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन में कौन कौन रेप्लिका बना लेता है, कौन कौन रेप्लिका नहीं बना पाता है। ठीक है, तो हमें मालूम है जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है उसमें मेनली एक कंसेप्ट लगता है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। आप देख सकते हैं इस तरीके से, अगर ये यहाँ पर हमारा 5 प्राइम से 3 प्राइम, 3 प्राइम से 5 प्राइम, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन। जब हमारा क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है इस तरीके से,
तो आप ये देख सकते हैं ये 5 प्राइम से 3 प्राइम था, ये 3 प्राइम से 5 प्राइम था, इस तरीके से। अब ये 3 प्राइम से 5 प्राइम हो गया, ये 5 प्राइम से 3 प्राइम हो गया, ये एक डीएनए फॉर्म हो जाएगा और ये एक डीएनए फॉर्म हो जाएगा। क्या हुआ? ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। यही दोनों जो स्ट्रैंड थे उन्हें मैंने अलग किया, इसके कॉम्प्लीमेंट्री एक यहाँ पर डीएनए का स्ट्रैंड सिंथेसाइज कर गया, इसके कॉम्प्लीमेंट्री एक डीएनए का सिंथेसाइज कर गया। तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ यहाँ पर क्या प्रेजेंट था, हमारा एडेनिन था, गुआनिन था, फिर थाइमीन था। तो एडेनिन का यहाँ पर थाइमीन आ जाएगा, साइटोसिन, थाइमीन का एडेनिन आएगा। तो आप देख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग किस तरीके से हमने एक न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड बना लिया और फिर आगे जाकर ये पूरा का पूरा डीएनए फॉर्म हो गया। तो डीएनए रेप्लिकेशन में जो लगती है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग ही लगती है। अब मैं आपको बता दूं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कहाँ लग सकती है। अगर रेप्लिकेशन करना है फिर रेप्लिका बनाना, मुझे मालूम है कि रेप्लिका बनाना इज मस्ट, बनाना ही पड़ेगा अगर आपको अच्छा जेनेटिक मटेरियल चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं जो हमारा डीएनए होता है, आपको कई बार बता चुका हूँ, इस तरीके से आप देख सकते हैं बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड की एक चेन होती है। लाइक अगर यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड है, ये हमारा डीएनए का एक स्ट्रैंड है, आप इसे आरएनए का स्ट्रैंड भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों डीएनए या फिर आरएनए इज मेड अप ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, क्योंकि दोनों में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं। अब जो हमारा न्यूक्लियोटाइड होता है वैसे देख सकते हैं सबसे नंबर 1 पे नाइट्रोजनस बेस, शुगर एंड देन फॉस्फेट प्रेजेंट होता है इसके अंदर। तो जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं उसी के अंदर तो प्यूरिन एंड पिरिमिडीन आता है। मैं डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल में भी आपको बता चुका हूँ। पिरिमिडीन, प्यूरिन में क्या आता है, अब ऐसे देख लें, एडेनिन, गुआनिन, CUT कट, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमीन। अब क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग इन्हीं में तो लगती है, नाइट्रोजनस बेसिस के अंदर। ओके, अगर हमारे पास नाइट्रोजनस बेस ही नहीं होगा, लाइक एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल नहीं या फिर थाइमीन नहीं होगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग लगेगी नहीं, तो रेप्लिका नहीं फॉर्म होने वाली। तो आप देख सकते हैं जो न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं इन द केस ऑफ डीएनए एंड आरएनए, डीएनए आरएनए में दोनों न्यूक्लियोटाइड होंगे, तो जाहिर सी बात है हमारे पास यहाँ पर नाइट्रोजनस बेसिस भी होंगे, तो रेप्लिकेशन भी पॉसिबल है। डीएनए से डीएनए बन सकता है, डीएनए से आरएनए बन सकता है। जबकि प्रोटीन के केस में क्या होता है, प्रोटीन के केस में ऐसा होता है, प्रोटीन एक लॉन्ग पॉलीमर होता है, किसका, अमाइनो एसिड्स का। अमाइनो एसिड्स के अंदर तो ऐसा कोई केस नहीं होता लाइक अमाइनो एसिड में कोई नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट हो जिनकी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो सके, रेप्लिका फॉर्म हो सके। तो प्रोटीन क्या होता है, यहाँ पर प्रोटीन जो हमारा है वो रेप्लिकेशन नहीं शो कर सकता, इसलिए प्रोटीन को तो आप यहाँ पहले ही पॉइंट से कि इट इज एबल टू मेक रेप्लिका, प्रोटीन को पहले ही पॉइंट से आप रिप्लेस यहाँ पर से एलिमिनेट कर सकते हैं कि प्रोटीन हमारा जेनेटिक मटेरियल इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो जो हमारी इन्फॉर्मेशन है जेनेटिक मटेरियल के अंदर उसे आगे ट्रांसफर ही नहीं कर सकता या फिर इनहेरिट नहीं करा सकता प्रोजेनी के अंदर, तो प्रोटीन यहीं से एलिमिनेट हो गया। जबकि डीएनए एंड आरएनए दोनों जो हमारे हैं वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को आगे भेज सकते हैं थ्रू रेप्लिकेशन, ठीक है। तो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्लियर कर दिया। अब हम सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। मैं आपको पढ़कर सुना दूं, यहाँ पर जो मैंने लिख रखा है इसी तरीके से नोट डाउन कर सकते हैं। Like, since both DNA are made up of nucleotide, मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है न्यूक्लियोटाइड के अंदर ही नाइट्रोजनस बेसेस होंगे, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमीन, उन्हीं के बीच में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगी, लाइक एडेनिन के सामने थाइमीन, गुआनिन के सामने साइटोसिन। ओके, दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। सो बोथ कैन रेप्लिकेट थ्रू कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। अगर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग नहीं लगेगी तो फिर रेप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। बट प्रोटीन के केस में क्या होता है आप देख सकते हैं, मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड क्या वो रेप्लिकेशन शो ही नहीं कर सकते, तो यहाँ पर रेप्लिका बना ही नहीं सकते। तो क्या है, अमाइनो यहाँ पर जो प्रोटीन है उसको हमें यहीं पर से एलिमिनेट कर देना, आगे तो भाती रहेगी। 3 पॉइंट्स में तो देखना ही नहीं है प्रोटीन को। जब रेप्लिका नहीं बना सकता तो आगे जाकर ये रेप्लिकेशन करेगा नहीं, क्योंकि हमारी इन्फॉर्मेशन अगर आगे जा नहीं रही तो जेनेटिक मटेरियल हो नहीं सकता। तो अब हम सेकंड पॉइंट देखते हैं। पहले मैं नोट डाउन कर लूँ फिर मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो जैसा कि हमने यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है अपना क्लियर कर लिया, लाइक एबल टू मेक रेप्लिका, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होगा वो रेप्लिका फॉर्म करना उसके लिए ज़रूरी है। अगर रेप्लिका नहीं फॉर्म कर सकता तो वो जेनेटिक मटेरियल ही नहीं हो सकता, क्योंकि रेप्लिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट या फिर मस्ट कह सकते हैं हम कि जेनेटिक मटेरियल होने के लिए। अब उसके बाद जो सेकंड पॉइंट आता है, शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल। स्टेबिलिटी भी बहुत ज़रूरी है। हमें मालूम है जिस जेनेटिक मटेरियल के अंदर हमें अपनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रखनी है, लाइक पेरेंट्स से पोजनी में जो इन्फॉर्मेशन जाना है उसे स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, बोथ एज ए केमिकली एंड स्ट्रक्चरली। अब हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी क्या होती है। यहाँ पर स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, लाइक जो हमारा डीएनए होता है, ठीक है, ऐसे आप देख सकते हैं
जो हमारा डीएनए होता है दिस इज डबल स्टैंडर्ड, जबकि हमारा जो आरएनए होता है ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है। तो आप यहीं से देख सकते हैं कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो होगा स्ट्रक्चरली ज़्यादा स्टेबल होगा, जबकि सिंगल स्टैंडर्ड जो डीएनए होगा वो इतना स्टेबल नहीं होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डीएनए जो हमारा होता है डबल स्टैंडर्ड होता है। एक चीज़ और होती है डीएनए के बारे में, डीएनए में हमें मालूम है लाइक डीएनए हमारा जो इस तरीके से प्रेजेंट होता है उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका था लाइक इस तरीके से, जब मैंने डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल आपको पढ़ाया था, इनके बीच में प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इनके बीच में 2 होंगे, इनके बीच में 3 होंगे। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वो स्टेबिलिटी में हेल्प करते हैं। क्या होता है लाइक अगर आप इसको टेम्परेचर दे देते हैं तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं ये ब्रेक कर जाते हैं, इसे यहाँ से ब्रेक कर जाते हैं, हमारा जो डीएनए होता है उसके स्ट्रैंड्स खुल जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ये डीनेचुरेशन कहलाती है यहाँ पर डीएनए का। लेकिन ये क्या है, अब मुझे क्या, अगर इससे क्या है लाइक हमने टेम्परेचर दे दिया अपने डीएनए को, डीएनए डीनेचर हो गया, इससे तो प्रॉब्लम कॉज हो जाएगी, हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो इसके अंदर सेफ ही नहीं। लेकिन फ़ायदे की बात ये है कि हमारा जो ये प्रोसेस होती है दिस इज रिवर्सिबल प्रोसेस, लाइक जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, इस तरीके से हमारा जो दोनों स्ट्रैंड है वो अलग हो जाएंगे। जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा, जब टेम्परेचर डिक्रीज करेगा ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म हो जाएंगे, हमारा वैसा का वैसा डीएनए हमें मिल जाएगा। सो दिस इज द बेनिफिट यहाँ पर के मतलब ये जो रिएक्शन हो रही है वो रिवर्सिबल रिएक्शन है। आप देख सकते हैं टेम्परेचर मैंने इंक्रीज किया, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर गया, स्ट्रक्चर डीनेचर कर गया। जबकि जब मैंने टेम्परेचर डिक्रीज किया तो आप देख सकते हैं इस रिएक्शन जब आप जाएंगे कि ये जो है दोनों जुड़ जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाएंगे और फिर से हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए हमें मिल जाने वाला। ओके, अब आरएनए जो होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है, तो इसलिए तो कम स्ट्रक्चरली स्टेबल हुआ इन कंपेरिजन टू डीएनए। ओके, अब हमारा आता है फ्रॉम ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए प्रूवन। हमें मालूम था ग्रिफिथ ने क्या लिया था, हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिया था ना, उसे किल कर दिया था, हीट किल एस स्ट्रेन लिया था, फिर भी उसने आर को एस में कन्वर्ट करा दिया। किसने कन्वर्ट कराया था? हीट किल एस स्ट्रेन के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट था, जेनेटिक मटेरियल था क्या? डीएनए। तो हमें इस चीज़ से प्रूव हो गया जो जेनेटिक मटेरियल हमारा है डीएनए वो थर्मोस्टेबल होता है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी यहाँ पर डीएनए की प्रूव हो जाती है। उसके बाद हम केमिकल स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं। लाइक डीएनए एंड आरएनए की मैं बात करूँगा। तो आप देख सकते हैं डीएनए में 2' के ऊपर H प्रेजेंट होता है, जबकि आरएनए के केस में 2' के ऊपर OH प्रेजेंट होता है। इसके अंदर क्या होती है लाइक फ्यूरॉन रिंग प्रेजेंट होती है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसे अगर मैं आरएनए ले लूँ, इसे डीएनए ले लेता हूँ, तो ये अगर 1' है तो ये हुआ 2', तो 2' पे आरएनए के केस में OH प्रेजेंट होता है। यहाँ पर 1', 2', 3', 4' and 5', 3', 4' and 5'। सिर्फ समझाने के लिए ताकि आपको ये पॉइंट याद रखें। एनसीईआरटी में ऐसे स्ट्रक्चर नहीं बना रखा, मैं सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में चीज़ बिल्कुल फंसाने के लिए बोल रहा हूँ। आप देख सकते हैं जो हमारा आरएनए होता है उसके अंदर OH प्रेजेंट होता है। दिस इज द रिएक्टिव, लाइक यहाँ पे जो ग्रुप होता है ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इसके लिए एनसीईआरटी टर्म यूज़ कर दिए लेवाइड टू डिग्रेडेशन। ये डिग्रेडेशन कॉज करा सकता है, लाइक कोई एंजाइम आएगा और आरएनए को हमारे डिग्रेड करा देगा। तो इसके अंदर क्या रहेगी, हमारी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो सेफ नहीं रहेगी। जबकि यहाँ पर क्या है, केमिकल मॉडिफिकेशन होती है, OH से H फॉर्म हो गया इन केस ऑफ डीएनए। तो हमारा जो डीएनए होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, कम रिएक्टिव होता है, इसलिए हमारी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो डीएनए में ज़्यादा सेफ रहेगी इन कंपेरिजन टू आरएनए। तो अब इस केमिकल स्टेबिलिटी की बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर अब क्या होता है, हमें मालूम है डीएनए के केस में थाइमीन प्रेजेंट होता है। अगर आप ऐसे देखें, ये अगर हमारा डीएनए है तो एडेनिन के सामने यहाँ थाइमीन आएगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पर आरएनए बना दूँ तो ये एडेनिन है तो इस यहाँ पर जाएगा यूरेसिल। ठीक है, जो हमारा थाइमीन होता है वो स्टेबल होता है इन कंपेरिजन टू यूरेसिल। अब देखिए यूरेसिल प्रेजेंट होता है आरएनए के केस में मोस्ट रिएक्टिव बेस, ये काफ़ी ज़्यादा, हमें मालूम है कि जो चीज़ रिएक्टिव होगी जाहिर सी बात है वो स्टेबल नहीं होगी। अगर हमारा आरएनए ज़्यादा स्टेबल नहीं है तो इसके अंदर हम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैसे स्टोर कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है नॉट एक्ट एज ए कैटलिस्ट, एंजाइम की तरह काम नहीं करता, कभी भी डीएनए एंजाइम की तरह काम नहीं करता, जबकि एज ए कैटलिस्ट जो हमारा आरएनए है वो काम करता है। राइबोजाइम अब पढ़ेंगे, प्रोकैरियोट के केस में 23S एंड यूकैरियोट के केस में होता है 28S। ये एज ए एंजाइम काम करता है या फिर एज ए कैटलिस्ट काम करता है। ओके, और इसके ऊपर एक प्रीवियस क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा चुका है, ये राइबोजाइम के ऊपर पूछा जा चुका है क्वेश्चन, राइबोजाइम के बारे में पूछा गया। लाइक कौन सा ऐसा एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन नहीं होता, तो दिस इज नॉट ए प्रोटीन, क्योंकि ये न्यूक्लिक एसिड होता है।
हमें मालूम है डीएनए और आरएनए जो भी होते हैं वो न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं, उनका केमिकल नेचर न्यूक्लिक एसिड होता है। इसी तरीके से हमारा राइबोजाइम होता है वो न्यूक्लिक एसिड होता है, ये प्रोटीन नहीं होता। बाकी सारे के सारे एंजाइम प्रोटीन के नेचर के होते हैं, लेकिन ये नहीं होता। ये पीवाईक्यू में पूछा जाता है, मैं आपको बता देता हूँ। अब मैं यहाँ पर इरेज कर देता हूँ। ओके, अब हमारा क्या है, फर्स्ट पॉइंट हमने देख लिया, केमिकल एंड स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी भी देख ली दोनों केसेस में। सो जो हमारा डीएनए है केमिकली एंड स्ट्रक्चरली बोथ स्टेबल है इन कंपेरिजन टू आरएनए। आरएनए से ज़्यादा स्टेबल है केमिकली भी स्ट्रक्चरली भी। हमने 2 पॉइंट देख लिए, इस चीज़ में ने हमें बहुत ज़्यादा क्लियर कर दिया कि डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल क्यों है। इसके बाद हमारा आता है शो स्लो म्यूटेशन, अंडरगो स्लो म्यूटेशन। जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो होना चाहिए कि बहुत धीरे धीरे म्यूटेट करे, ठीक है। जो हमारा डीएनए होगा वो मोर स्टेबल, ज़्यादा स्टेबल चीज़ होती है, वो कम रिएक्टिव होती है, जल्दी जल्दी बदलेगी नहीं अपने आप को। जबकि आरएनए क्या होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है। आपने देखा आरएनए के केस में यूरेसिल प्रेजेंट है, मोस्ट रिएक्टिव बेस, और आरएनए के केस में 2' के ऊपर OH प्रेजेंट है, लेवाइड टू डिग्रेडेशन में एंजाइम को एंजाइम आया, उसने भी आरएनए को डिग्रेड करा दिया। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से आरएनए ज़्यादा रिएक्टिव है, केमिकली ज़्यादा रिएक्टिव है इन कंपेरिजन टू डीएनए। तो ये क्या करेगा, लाइक बहुत जल्दी जल्दी म्यूटेट करेगा। और हमारा एनसीईआरटी के अंदर एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप ये देख सकते हैं आरएनए वायरस का एग्जाम्पल दे रखा है। इसे आप लर्न कर सकते हैं कि आरएनए वायरस जो हमारा होता है बहुत तेजी से म्यूटेट करता है। मैं आपको एग्जांपल भी दे सकता हूँ, लाइक कोविड के टाइम पर देखा था आपने कितनी जल्दी डेल्टा वेरिएंट आया था। इस तरीके से वेरिएंट आते चले जा रहे थे कोविड के टाइम पे, क्योंकि जो हमारा कोविड का वायरस था वो भी एक आरएनए वायरस ही था, वो बहुत जल्दी करके जो था वो म्यूटेट करता चला जा रहा था। ओके, अब आपको मैं बता दूँ, ये जो लास्ट पॉइंट बचा है, 3 पॉइंट्स क्लियर हो गया। हमारा जो लास्ट पॉइंट बचा है यहाँ पर स्लो म्यूटेशन हमने देख लिया। अब मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस क्या कहा था, मेंडल ने कहा था कोई भी कैरेक्टर या फिर जो ट्रेट होगा हमेशा एक्सप्रेस करेगा इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन फॉर्म हुआ। जो हमारा डीएनए होता है डीएनए से आरएनए बनाता है, आरएनए से प्रोटीन बनाता है। मेनली जो डीएनए है वो भी प्रोटीन बनाकर हमारा कैरेक्टर या फिर ट्रेट एक्सप्रेस करा रहा, और आरएनए जो है वो भी हमारा प्रोटीन बनाता है। लाइक आप देख सकते हैं प्रोटीन बनाता है फिर कैरेक्टर एक्सप्रेस कराता है। लेकिन अब मेन बात क्या है, हमारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए कौन सी चीज़ अच्छी होना चाहिए। यहाँ पर दोनों ही चीज़ फॉलो कर रहे हैं, लाइक प्रोटीन फॉर्म करा रहे हैं और फिर कैरेक्टर या फिर ट्रेट एक्सप्रेस करा रहे हैं। अब स्टोर करने के लिए कौन सी चीज़ अच्छी है, डीएनए अच्छा है कि आरएनए अच्छा। तो मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा, लाइक आपके घर पर होता है आटा, सूखा आटा, फिर उसके बाद गूदा आटा, उसके बाद रोटी, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ होता है डीएनए, आरएनए, फिर प्रोटीन। तो हमें मालूम है जब भी हमें प्रोटीन की जरूरत होगी, कोई भी ट्रेड या फिर कैरेक्टर एक्सप्रेस कराना होगा, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बन जाएगा। ऐसे क्या होता है, जब हमें लगता है कि हमें भूख लगी, हमें रोटी की जरूरत है, तो आटे को गूंद कर फिर रोटी बना लेते हैं। अब हमें एक चीज मालूम है, जब भी हम आटे को स्टोर करते हैं, कभी भी इस फॉर्म में नहीं स्टोर करते हैं। अगर आटा गूंद कर रख देंगे 2 से 3 दिन में खराब हो जाएगा, सारा का सारा आटा बर्बाद। लेकिन अगर सूखा आटा रखते हैं, महीनों 1.5 महीना साल भर भी रखा रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती। इसी तरह क्या है, जो डीएनए हमारा बहुत ही ज्यादा स्टेबल है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हमेशा डीएनए के अंदर स्टोर होने वाली, ना कि आरएनए के अंदर। अब हमारा आरएनए सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेशन में हेल्प कर सकता है, लाइक डीएनए से हमारा जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है आरएनए पहुंची, आरएनए से प्रोटीन के फॉर्म में जो हमारा कैरेक्टर या फिर ट्रेट एक्सप्रेस कर सकता है। तो इसलिए मैंने आपको एक चीज़ बता दी, जो आरएनए है, यहाँ पर आरएनए है, वो हमारा एक्सप्रेशन में हेल्प करेगा, जबकि मेनली जो डीएनए होगा वो ट्रेट जो स्टोरेज में हेल्प करेगा जेनेटिक मटेरियल की। तो आप देख सकते हैं हमने चारों के चारों पॉइंट बहुत अच्छे से समझ लिए कि गुड जेनेटिक मटेरियल के फीचर्स क्या होते हैं। तो हर तरीके से हमने देख लिया, हमारा जो डीएनए है वो जीत गया। आरएनए एंड प्रोटीन तो पहले ही केस में रह गया था, लाइक वो रेप्लिकेशन ही नहीं फॉर्म कर सकता कि हमारी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन अगर पेरेंटल सेल में, डॉटर सेल में जाना नहीं, यानी कि अगर किसी पेरेंट में है तो वो इनहेरिट नहीं करेगी उसकी प्रोजेनी के अंदर, तो यहाँ पर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं डीएनए हर तरीके से जीत गया, और डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि हर्षन ट्रेस ने ये चीज़ प्रूव कर दी। फिर उसके बाद में हमने ये फीचर्स पढ़े। आई होप आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। सो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं लाइक किस तरीके से आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, 11th की वाली या फिर 12th के वाली, और कोई भी टॉपिक आप सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।